जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पीएनएसटी पीवाई की सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2, जिसमें आप लोगों को विथ डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन के साथ में ढेर सारा एडिशनल नॉलेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि आप केवल एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अब एक क्वेश्चन के साथ में 6 से 7 क्वेश्चन रेडी होकर के जाओगे। ठीक है, मतलब रिवाइज करोगे ना एग्जाम के दौरान इसको, तो आपको रे ऑप्टिक्स का कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, गारंटीड है हमारा 101%। ठीक, तो नो बात नो बकवास, बढ़ते हैं आज के सवाल पर। लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। पसंद आता है तो बढ़ते अगला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात करते हैं, पावर कितना होता है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस P इजिकल टू हम लोग लिखते हैं 100 डिवाइड बाई एफ। सर यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो ये वाला सवाल लिखेंगे, अगर मीटर में है तो P बराबर 1/f। सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सर P बराबर 50 बटे फोकल दूरी निकाल, उसकी क्षमता निकालना है, P बराबर में 100 बटे में 50। बहुत ही लल्लू वाला सवाल है, 5 दूनी 10, तो सर 2 आया। ठीक है सर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? अच्छा, यहाँ पर +2 भी दिया हुआ है, -2। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि हमको उत्तल लेंस के लिए जो पावर मिलता है वो प्लस डायोप्टर होगा, और अवतल लेंस के लिए जो डायोप्टर मिलता है, अवतल लेंस के लिए जो पावर मिलेगा वो निगेटिव डायोप्टर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होगा लेंस की क्षमता, और उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा लेंस की क्षमता। ठीक है, तो सवाल कौन सा आ जाएगा, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता? ऐसे ही सेम टू सेम सवाल हम लोग ने पिछले पार्ट में करे थे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला सवाल भी मैंने पिछले पार्ट में करवा दिया हूं, इसके जैसे सेम टू सेम सवाल। सेम टू सेम मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यापा में ध्यान दीजिए, इसलिए कह रहे हैं पीवाईक्यू करके जाइएगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कई कई बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन कई कई बार एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ जाता है। ठीक है ना, तीसरे पीवाईक्यू करके जाया करें, आपकी अभ्यास भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। अगला साल क्या बोल रहा है, कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या बदल जाता है? क्या बदल जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या नहीं बदलता, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ समझाते हैं। यदि कोई वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो उसका उसका वेग क्या होता है? ज्यादा से कम हो जाता है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा से कम हो जाता है। इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य छोटे छोटे तरंग दैर्ध्य मिलने लगते हैं। आवृत्ति जो है वो पहले जितना था वो बाद में भी उतना ही रहेगा, आवृत्ति सेम बना रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आवृत्ति तरंग दैर्ध्य क्या हो गई? घट गई है। तरंग दैर्ध्य क्या हो गई बेटा? घट गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है बेटा, दो लेंस जिनकी शक्ति प्लस डायोप्टर है, -2 डायोप्टर को एक साथ रखा जाता है तो युग्म की फोकस दूरी होगी। ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, P1 दिया हुआ है +12, P2 दिया हुआ है -2 डायोप्टर। ठीक है, तो संयुक्त कितना हो जाएगा? 12 में से 2 गया 10 डायोप्टर। ठीक, तो F कितना हो जाएगा बेटा? 1/P। 1/P बराबर बेटा मतलब 100 बटे P। तो ये 10 है, तो 100 मतलब 100 बटे में 10, और ये 10, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर की स्थिति के लिए आपको 100 बटे P यूज करना है, 100 बटे P यूज करना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, एक फिजिशियन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए एंडोस्कोप लगाया जाता है, यह इस सिद्धांत पर आधारित करता है। ध्यान दीजिए, कोई भी आंतरिक शरीर के आंतरिक भाग, कोई डॉक्टर होता है, शरीर के आंतरिक भाग को देखने के लिए एंडोस्कोप शरीर के अंदर घुसाया जाता है। मतलब शरीर के आंतरिक भागों को डिटेल में गहन रूप से अध्ययन करने के लिए एंडोस्कोप का निर्माण किया गया। जब आप नर्स बन जाओगे, ठीक है, तब आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है शायद। ठीक है, तो सिंपल है, एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको समझिएगा डिटेल से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अच्छा परावर्तन देख, परावर्तन जाने बेटा आपने,
आप लोगों को परावर्तन पता है ना, परावर्तन पता है कि नहीं पता, ठीक है ना। यदि कोई परावर्तन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि परावर्तन की कंडीशन क्या कहती है। चलो अच्छे से समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 3 अलग अलग स्थिति को समझेंगे, ठीक है बेटा। ये अभिलंब बना रहा हूं मैं, ये अभिलंब बना रहा हूं, अलग अलग स्थिति के लिए बना रहा हूं। अब एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर समझिए, यदि ये सघन माध्यम है, नीचे सघन माध्यम ले रहे हैं और ऊपर क्या ले रहे हैं बेटा, विरल माध्यम, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए, परावर्तन को समझने के लिए आपको चाहिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना। दूसरा, इसका जो आपतन कोण है, आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सर अब यहाँ पर समझिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पर आपतन करवाया आई, ये चला कुछ अपने मार्ग से विचलित होके आर से, ठीक है। सघन से जब विरल में जाती है तो ये अपने अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यही हम उल्टा केस करें तो विरल से सघन माध्यम की केस करें तो यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, इस बारे में याद रखना, ठीक। और हमने आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दिया, आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा दिया, आपतन कोण को और बढ़ा दिया, उस स्थिति में अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण और इसको हम लोग आईसी से दर्शाते हैं। यही हमारा क्रांतिक कोण वाला स्थिति होगा, क्रांतिक कोण वाला स्थिति होगा। सर क्रांतिक कोण वाली स्थिति में आप आपतन कोण को इतना बढ़ाते हो कि आपका परावर्तन कोण जो है, सॉरी अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। सर इससे आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सर जो हमारा आपतन कोण है ये आप क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, तो ये जो प्रकाश किरण है जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। बात आ रही समझ में बेटा। इस स्थिति को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला स्थिति, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली स्थिति, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 2 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज है प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी स्थिति, आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यदि 2 स्थिति लागू हो रहे तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने के लिए मिलेगी। और जो हमारा एंडोस्कोप है यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। सर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब मरीचिका, मरीचिका जो होती है रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखाई देती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक घटना होता है या उदाहरण होता है। सर जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बेटा, जो आपके जो सिग्नल दूर तक भेजा जाता है, सिग्नल दूर तक जो भेजने के लिए जो केबल यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और वो किस पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। सर और क्या होता है, सर और ध्यान दीजिएगा, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप जो कि अभी प्रश्न में आया हुआ है, इस पर से भी सवाल आता है, देख दीजिए, है ना। और जो होता है हीरे का चमकना, हीरे भी जो चमकते हैं, हीरो का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे जो चमकते हैं बेटा किसके कारण चमकता हुआ दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोग ग्लास को क्रेक होते देखते हो, क्रेक वाली जगह आपको चमकते हुए दिखाई देता है, ये भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होता है, ठीक। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, एक वस्तु 5D शक्ति वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है सर।
एक उत्तल लेंस जिसका पावर कितना है +5d, ठीक है सर, और इससे कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है एक वस्तु। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, निकाल लोगे बेटा, बहुत आसान है। पहले आपकी इसकी फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी सॉरी 5d, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा बेटा, ये u दिया हुआ है, एफ क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय सेंटीमीटर है, 100 डिवाइड बाय 5, और ये 5 दूनी 10, 5 शून्य 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका फोकस दूरी। तो सर हमको पता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस में 1/v। सर 1/v निकालना है, 1/f प्लस में 1/u, सॉरी माइनस हो गया, माइनस 1/u, 1/20 ऋण 1/5, सॉरी कितना दिया हुआ है 1/10, कितना एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, और 20 1 का 20 ऋण 10 दूनी 20, ऋण 1 कितना आएगा बेटा, ऋण 1/20 आया, तो v का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए माइनस को भी बकायदा ध्यान में रखना है, नहीं तो ऑप्शन में -20 सेंटीमीटर भी है +20 सेंटीमीटर भी है। और ये इस बात का याद रखना, अगर आंसर प्रतिबिंब की जो दूरी है अगर ऋणात्मक आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आप कौन से लेंस के लिए हल कर रहे हो, उत्तल लेंस के लिए। कई बार लेंस की प्रकृति भी पूछ लेता है, तो यदि ऋण आ रहा है तो उत्तल लेंस, और ये किसके लिए, दूरी के लिए, प्रतिबिंब की दूरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक, बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। ध्यान दीजिएगा विभेदन क्षमता वाला जो सवाल है हम लोग ने पिछले पार्ट में भी 3 से 4 सवाल देखे हैं, पिछले पार्ट में भी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा विभेदन क्षमता क्या होता है। विभेदन क्षमता, यदि ये मेरा कोई आंख है, ठीक है, ये मेरी कोई आंख है, और मैं यहां पर किसी दो बिंदुओं के बीच विभेदन कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ठीक, ये कोण थीटा बन रहा होगा, इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, इनके बीच की दूरी डी। तब विभेदन जो थीटा होता है हमारा गेप, विभेदन गेप कह सकते हो, विभेदन गेप, ठीक है, ये कितना होता है 1.22 डी अपॉन में, सॉरी लेमडा, लेमडा अपॉन में कैपिटल डी, ये होता है। और इसी से हम विभेदन क्षमता का सूत्र निकालते हैं, इसको उल्टा करके विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता का सूत्र आप यहीं से बता सकते हो, ठीक है, विभेदन क्षमता का सूत्र यहीं से बता सकते हो, पावर इज इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर जिसको कहते हैं आरपी बराबर, इसको उल्टा करोगे केवल डी अपॉन में 1.22 लेमडा हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर किसके व्युत्क्रमानुपातिक होता है, लेमडा के, लेमडा के, ठीक है। सर लाल प्रकाश किरण, लाल को नीले से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है, लाल को नीले से प्रतिस्थापित कर दिया, तो नीले का जो लेमडा होता है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा, ब्लू कलर का लेमडा किससे ज्यादा होता है, लेमडा रेड से, लेमडा रेड से। तो ध्यान दीजिएगा रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। अच्छा ओ सॉरी, हाँ सही है, अगर लेमडा ज्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेमडा कम, सॉरी यहाँ पर गलत ले रहे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेमडा, हम बात कर रहे थे प्रिज्म, एक सेकंड रुक जाइएगा। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो आपको दिखाई देता है वीब गियोर, GYOR, ठीक है ना, वी का जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा होता है, लेमडा कम होता है, लेमडा कम, तो ब्लू का क्या हो जाएगा, लेमडा कम, और रेड के कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन लेमडा आर और लेमडा ब्लू, तो लेमडा जो ब्लू है ये कम होगा लेमडा आर से, ठीक है, ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया, हाँ। तो जो लेमडा ब्लू है ये लेमडा आर से कम हो जाएगा, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्लू, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्लू
पावर ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन 2 पावर ऑफ रेड। नहीं आया क्या समझ में बेटा? ध्यान से सुनना, ठीक है। विभेदन गेप जो होता है थीटा 1.22 लैम्डा अपॉन में डी, इसका जस्ट उल्टा विभेदन क्षमता का सूत्र होता है। सर विभेदन क्षमता और जो लैम्डा के बीच का जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। सर ये है ऐसा, अगर मैं यहाँ की बात करूं लैम्डा को बढ़ाऊं तो आर कम हो जाता है, और लैम्डा को कम करूं तो आर क्या हो जाता है, रिजोल्विंग पावर क्या हो जाता है, विभेदन क्षमता बढ़ जाता है। तो सर लाल रंग के लिए विभेदन तरंग दैर्ध्य ज्यादा था, लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा था, ठीक है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभेदन पावर कम हो जाएगा। अब ब्लू कलर के लिए आते हैं, ब्लू कलर का जो लैम्डा है वो कम था, तो इसका रिजोल्विंग पावर ब्लू कलर के लिए विभेदन क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 30 सेंटीमीटर है, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 सेंटीमीटर, नेत्रिका की, बहुत ही लल्लू वाला सवाल है। यम दिया हुआ है, यम ओ और यम ई, ठीक है। तो जो अभी पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होता है, अभिदृश्यक का क्षमता, आवर्धन क्षमता और नेत्र लेंस की क्षमता के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। सर ये कितना दिया हुआ है, 30 बराबर 5 गुना नेत्र लेंस की निकालना है, यमी निकालना है, 5 6 के 30, तो यमी बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है बेटा। डायरेक्ट सवाल पर, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड सवाल था, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। अगले सवाल की बात करेंगे, 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाला एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले अवतल लेंस के संपर्क में आता है, इन लेंसों का संयोजन निकालेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा, इन लेंसों के संयोजन क्षमता निकालनी है ना। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाला एक उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, f1 ले रहा हूं इसको, ये +20 सेंटीमीटर होगा, और अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ होगा ये हो जाएगा नेगेटिव, तो -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, -10 सेंटीमीटर, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव लेना है। अब हम लोग देखते हैं इसका पावर, है ना, इसका सही पहले देखते हैं, दोनों का हम लोग संयुक्त निकाल लेते हैं। संयुक्त निकालेंगे तो सर ये निकल जाएगा -20 और 10, और ये हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर लो, 1/20 -1/10 कर लो, बराबर 1/f, ऐसा निकाल सकते हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पावर। फॉर्मूला याद होना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/F 1/f1 + 1/f2। संयुक्त फोकस दूरी निकालना है, संयुक्त फोकस दूरी आपको ये बोला ना बेटा, आपको ये बोला गया है एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो टोटल फोकस दूरी निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, उल्टा 1/f ही तो निकालना है, 1/f ही का मान निकालना है 20, ठीक है, और ये निकल जाएगा 1 -2, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/20, -1/20, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/f, मतलब, और ये p के बराबर होगा, 1/f किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर, तो -1/20। लेकिन सर सेंटीमीटर में बोला है, सेंटीमीटर में तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 10 माइनस p बराबर -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है ना बेटा, अगर पूछता है कि आपको जो लेंस की प्रकृति, अवतल लेंस की जो संयुक्त फोकस ये जो है, ये किसकी तरफ काम कर रहा है, उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है या अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है। एक चीज आपको एडिशनल बता देता हूं, यदि आपने इसका f1 और f2 इसको संयुक्त निकाला और कैपिटल जो f आया पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब ये संयुग्मी है, इनका संयोजन उत्तल की तरह काम करेगा, उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। और यदि आपका जो कैपिटल एफ है निगेटिव आता है तो आपका ये जो संयोजन है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है पावर, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और इसके लिए पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, -5 डायोप्टर आया। तो हमारा जो संयोजन है किसकी तरह काम कर रहा है, अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, जब किसी पदार्थ की सतह पर आपतन कोण 60 डिग्री होता है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है, प्रकाश के भीतर अपवर्तित किरण का वेग क्या हो जाएगा। पदार्थ के भीतर अपवर्तित, ध्यान दीजिए आपतन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। मतलब सर म्यू निकालना है tan 60, म्यू tan 60, तो म्यू बराबर करनी 3, tan 60 का मान करनी 3 दिया हुआ है। ठीक है, और म्यू पता है आपको, म्यू बराबर होता है C/V, और V निकालना है, V बराबर C/में म्यू। तो इसे निकाल लो भी, 3 × 10⁸ और म्यू का मान करनी 3, करनी 3 का ऊपर नीचे गुना करोगे, करनी 3 तो करनी 3 और 3 कितना 3, ये 3/3 और ये करनी 3 × 10⁸, 3 से 3 कैंसल, करनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, करनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैसे कैसे कहाँ किए सर, अरे कुछ ना समझ में, ध्रुवन कोण के लिए जो संबंध है म्यू बराबर 10 IP होता है, म्यू बराबर 10 IP, IP का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 10 60 करनी 3 होता है। सर म्यू का जो संबंध ये है वेग के साथ में, ये सूत्र याद रखना, C/V। सर वेग भीतर में अपवर्तित किरण का वेग पूछा है, पदार्थ के भीतर, मतलब V का मान निकालना है, तो V का मान निकाल दिए, C/म्यू मान रखो, करनी 3 × 10⁸ की घात आ गई। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या, पढ़ो और आंसर करो बेटा, पढ़ो और आंसर करो इत्मीनान से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं है। ये तो हम लोग समझ लिया था पिछले वाले सेक्शन में। अगर ये वाला, इसका डिटेल हम लोगों ने समझा दिया है, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन हम लोगों ने कर दिया। कहाँ कर है सर, ये यहाँ पर करे, ध्यान दीजिएगा, रिवाइज कर लिखिए आप लोग, ये वाला लेक्चर, ये वाला पोर्शन देख सकते हो। ठीक है ना, तो अब हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। कौन सा प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं है। तो गर्मी के दिनों में मिराज, ये तो है। पानी के नीचे एक छड़ी का झुकाव का कोण, ये नहीं है। प्रकाश तंतु का कार्य, मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ये तो है। हीरे की चमक दमक, ये भी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर आधारित नहीं है कौन, पानी के एक छड़ी, नीचे एक छड़ी का झुकाव, ये किस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है ये घटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बीकर में एक खाली टेस्ट ट्यूब को इस प्रकार रखा गया है कि बीकर का जो मुख है पानी की सतह से बाहर हो, कुछ निश्चित कोणों से देखे जाने पर दर्पण की चमकती, यह किस कारण दिखाई देता है। ये भी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है ना, ये भी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। और कुल आंतरिक परावर्तन की जो घटना है डिटेल में मैंने इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया हूं, तो प्लीज जाइए रिवाइज करके देखिए, रिवाइज पीछे चलिए और रिवाइज करिए। अगला सवाल है, कुल आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन ही बता दिया। तो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के बराबर, क्रांतिक कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त करने के लिए, दो कंडीशन, क्रांतिक कोण, आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का मान ये क्रांतिक कोण से बेटा, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, जो हमारा प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रही है तो ही जाकर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने के लिए मिलेगी। अगला सवाल, कुल आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश खालिस्तान होना चाहिए। कुल आंतरिक परावर्तन के प्रकाश क्या होने चाहिए बेटा,
सघनता से विरल माध्यम तक यात्रा करनी चाहिए। ये आंसर गलत होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। समान माध्यम में ये भी आंसर गलत होगा, ये भी आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना फटाक से समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को फटाक से समझिए। फिर से जो लेट आया लेट जुड़े। यदि प्रकाश सघन माध्यम से, याद रखिए, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। और यदि इसके उल्टा, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाएगी, की ओर झुक जाएगी, ठीक। तो यहां पर हम नीचे को सघन माध्यम मान रहे हैं, ऊपर को विरल माध्यम मान रहे हैं। तो सर ऐसी स्थिति में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सर दूर हटा दिए। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है सर। हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, आपतन कोण, परावर्तन अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ाते चले, जो है प्रकाश किरण दूर हटते चलेगा। एक स्थिति एक स्थिति ऐसी जाएगी तो ये अपवर्तन कोण जो होगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्रांतिक कोण भी कहते हैं, आईसी से दर्शाते हैं। ये क्रांतिक कोण वाला स्थिति है, क्रांतिक कोण वाली स्थिति है, ठीक है सर। अब अगर मैं थोड़ा सा भी मैं बढ़ा दूं, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये जो है ये अपने पुराने वाले माध्यम में ही वापस लौट जाएगा, ठीक। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला परावर्तन का घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना, पूर्ण परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं, मरीचिका का संबंधित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उदाहरण देखे थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, परावर्तन के जो उदाहरण है ये हमने देखे थे। पहला क्या, मरीचिका भी होता है बेटा, मरीचिका भी होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, हीरे की चमक दमक, हीरे का चमकना भी होता है, ठीक है सर। और क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर इस पर आधारित है, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु इसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक तंतु इसी को कहते हैं, प्रकाशिक तंतु इसी को कहते हैं, ठीक। और ढेरों सारे एग्जांपल है, ढेरों सारे एग्जांपल है, तो ये देख सकते हो आप। अगले प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुल परावर्तित प्रिज्म का उपयोग नहीं है, ठीक है। तो 30 डिग्री के माध्यम से एक प्रकाश किरण का विचलन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं, ये सब फैक्ट पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये सवाल इंटरेस्टिंग है, ये वाला सवाल इंटरेस्टिंग है, तो आपसे बनना चाहिए ये वाला सवाल। दो तरंगदैर्ध्य λ1 λ2 दिया हुआ है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, विभेदन क्षमता। तो आपको रिजोल्विंग पावर, विभेदन क्षमता का सूत्र आप लोगों ने लिखे हो, क्या लिखे थे बेटा, D/1.22 लैम्डा। इसके बीच संबंध आप लोगों ने देखो, लैम्डा क्षमता और लैम्डा के बीच संबंध कैसे देखो बेटा, पावर P1/P2। मैं ऐसा करूं तो, अरे यार ऐसा यार, P प्रोपोर्शनल 1/λ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, P1/P2 बराबर λ2/λ1, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो P1/P2 कितना होगा, P1/P2 कितना हो जाएगा, ये 6000 और ये कितना है 4000, ये कितना है 4000, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसल, 2 दूनी 4 है और ये 2 तिया 6, 3/2 किधर दिख रहा है, 3/2,
बहुत ही ये इजी सवाल आए हुए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता होती है, डी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यम क्या होता है बेटा, यम होता है 1 प्लस डी अपॉन में एफ। कितना होता है, 1 प्लस डी अपॉन में एफ। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र 1 प्लस डी अपॉन ई। ऑप्शन नंबर सी अब करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए डी अपॉन डी कितना होता है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, पढ़िए आंसर करिए, पढ़िए और आंसर करिए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है, दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी ये कितनी हो जाएगी बेटा, आंसर करिए, आंसर करिएगा। ठीक है, पढ़िए और आंसर करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। आंसर करिए बेटा। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी के लिए बोला है ना बेटा, हाँ दूरदर्शी के लिए। तो दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता हम लोग देखते हैं, यम बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, यही सूत्र होता है बेटा, मैच कर लीजिएगा, यही वाला सूत्र हम लोग ने देखे थे। ठीक, दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र देखे थे, या सिंपल सा एक फॉर्मूला ये भी देख सकते हो, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई भी दे सकते हो। ये नॉर्मल स्थिति में एफ ओ अपॉन में एफ ई होगा। ठीक है, तो इसके ज्यादा होने के लिए, इसके ज्यादा एफ ई को कम होना है और एफ ओ को बढ़ना है। ठीक है ना, मतलब अभिदृश्य, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई लेंस, अभिदृश्यक का जो है, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक का जो फोकस दूरी है वो बढ़ना चाहिए, और नेत्रिका का जो है, भाई नेत्रिका, नेत्रिका का जो है कम होना चाहिए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अभिदृश्य की फोकस दूरी लंबी और नेत्रिका की फोकस दूरी कम। हाँ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहे तो आसानी से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है सूक्ष्मदर्शी की निकटस्थ बिंदुओं को अलग एवं पृथक पहचानने की क्षमता को क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता। ये तो परिभाषा है रे, परिभाषा। विभेदन क्षमता क्या कहता है, सूक्ष्मदर्शी की दो निकटस्थ बिंदुओं को, अरे यार ये जो निकटस्थ बिंदुओं को पहचानने की जो जो भी आपकी आंखों की क्षमता होगी, विभेदन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों ने पिछले पार्ट और इस पार्ट को मिलाकर 43 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे या फिर आपको समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से नोट भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एडिशनल चीजें बता रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।